हाँ तो मेरे 24 फरवरी वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने हिंदी की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जो 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपका हिंदी में 100 में 50 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। सही सुना आपने। आज हम जो क्लास 12 हिंदी का खंड का होता है ना, इस पूरे खंड का को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा हिंदी भैया एक वीडियो में खत्म। 24 फरवरी को हिंदी के पेपर में जाकर छाप दो, ये 50 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2025 में 95 प्लस की गारंटी, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट है हर एक स्टूडेंट हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आए। ठीक है, आज हम टोटल 7 टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे। आपके खंड का में टोटल 7 टॉपिक हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, लेखक का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य। ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, आप खुद ही देख लो। जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न ले लो, ठीक है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद देख सकते हो। ये देखो भैया कितना इंपॉर्टेंट है, ये देखो कितनी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। गद्यांश को देख लो, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही आपका सारा टॉपिक रहेगा। ये देखो पद्यांश को देख लो, ठीक है, उसके बाद में जीवन परिचय को देख लो। मतलब पूरा हिंदी आज एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। देखो हम टोटल 7 टॉपिक इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है, मैराथन क्लास है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे, 10 नंबर का आता है। फिर गद्यांश को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का ट्रिक भी बताएंगे, 10 नंबर का ये। फिर पद्यांश को पढ़ेंगे 10 नंबर। ठीक है, क्लास भले ही लंबी हो जाए लेकिन आज सबको हम खत्म कर देंगे। फिर लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, फिर कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, फिर कहानी 5 नंबर, फिर खंड काव्य 5 नंबर। टोटल मिलाओ भैया तो 50 नंबर का पेपर आज एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो टाइम वेस्ट क्यों करें, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग क्लास। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, बताओ हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। 2016, 18, 19, 22 में आ चुका है, तो 25 में आएगा ही आएगा। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक है ना वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितनी बार आ चुका है आपके नजरों के सामने है, जाकर प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, जितनी बार लिखा है उतनी बार एग्जाम में आया है। नहीं पढ़ रहे हो, गलती आपकी है, सुधर जाओ भैया, समय है। दूसरा, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो कितनी बार आया है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या प्रेमचंद। भैया प्रताप नारायण मिश्र जी हैं ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। एक एक करके 7 टॉपिक का हम सफाया करेंगे भैया, टेंशन मत लेना। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तीसरा क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद या हरदेव बाहरी। तो भैया सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हमारे श्याम सुंदर दास जी हैं, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चौथा क्वेश्चन, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्पेशल। इसमें से कौन सी रचना वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है, अकाल पुरुष गांधी, भारत की एकता, विवर्त, धरती के फूल। तो इसमें जो भारत की एकता है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, लिख कर ले लो अपने दिमाग में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। इसमें से कौन सी रचना हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चैप्टर आपके 12th में है, अशोक के फूल, जाकर पढ़ लो मेरे भाई, नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट है, कोई काट ही नहीं सकता। देखो चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा या तट की खोज, इसमें से कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। तो चौथी रचना ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, तट की खोज ये इनकी रचना नहीं है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं यहीं पे, आप सभी को, जितने बच्चे देख रहे हैं सबको आंसर देना है, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। देखो तट की खोज ये किसकी रचना है, आखिर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है तो किसकी है ये रचना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के लिए आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया। मतलब हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया।
बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने? तो भैया थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत स्पेशल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने? तो 7वें का थर्ड ऑप्शन सही होगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आता है कि किस काल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल को। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है, इसमें से कौन से कवि रीतबद्ध काव्यधारा के नहीं है? जसवंत सिंह, याकूब खां, दलपत राय वंशीधर या घनानंद? तो आंसर जो सही होगा वो घनानंद होगा। घनानंद जी रीतबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है? बताओ। भारत भारती, चित्राधार, अनामिका या स्वर्ण धूलि? ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा भैया भारत भारती। ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, बहुत फेमस रचना है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, शायद आप लोग इसका सही आंसर दे सकें। आपको आंसर देना है कि दीप शिखा किसकी रचना है। एक क्वेश्चन तो बनता है मेरे भाई, तो दीप शिखा किसकी रचना है? कमेंट मी इन आंसर, मतलब आंसर मी इन कमेंट। ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर देना। 10 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? लोकायतन, युगांत, जयशंकर प्रसाद? ये नहीं होगा, चिदंबरा। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 15, 17, 18, 20, 23 में आ चुका है, तो 25 में आएगा ही आएगा। तो सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो वो रचना है भैया चिदंबरा। आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सुमित्रा नंदन पंत जी की एक रचना है चिदंबरा, उसी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो 10 नंबर आपका यहां से बेटा कंप्लीट होता है। अब ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन पढ़ने से 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, और भी क्वेश्चंस पढ़ो, खुद को खर्च करो, तभी लोग आपको गूगल पर सर्च करेंगे। तो भैया आपको 10 ही नहीं और भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं क्लासेज आपको दे चुका हूं, जाकर जरूर देखना। चलो दूसरा टॉपिक अब हम आते हैं। 10 नंबर अभी हमारा हुआ है, अभी तो महत्वपूर्ण गद्यांश बाकी है, फिर ऐसे ऐसे करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो महत्वपूर्ण गद्यांश को अब हम लोग देखते हैं। इसमें होगा क्या, कुछ खास नहीं। आपको यहां पे एक ऐसे कुछ इस टाइप का गद्यांश दिया जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। और इन पांचों का आंसर आपको इसी गद्यांश में ही मिलेगा, कहीं बाहर से हमें नहीं लाना है, ना ही हमें ऑनलाइन मंगाना है। ठीक है, कैसे इसको लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में जाकर, वो तो मैं अभी आपको पूरा समझाऊंगा ही कैसे लिखेंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ते हैं और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हम ढूंढते हैं इसमें। ये मैं आपको बता दूं ट्रिक, उसके बाद में हम इसको लिखना सिखाएंगे। तो इसको पढ़ो, खूब ध्यान से पढ़ना। देखो, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। उसके अहंग की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। आकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। अब कोई पूछे बेटा ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे, क्योंकि देखो निंदा, निंदा, ठीक है, निंदा निंदा कई चक्कर, ये देखो निंदा, ठीक है, और ये देखो निंदा, मतलब कई बार निंदा आ गया, इसका मतलब ये निंदा रस चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो अब हम आंसर देंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसकी आपको व्याख्या करनी है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। यहां से लेकर यहां तक अपनी भाषा में व्याख्या करनी है, मैं भी बताऊंगा। थोड़ा बहुत एक्सचेंज करके आपको लिखना है, नंबर आपके हाथ में होगा। आप खुद एक राइटर हैं,
लिखना आपको आता ही है, बाकी आप ढूंढ ढूंढ कर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निंदा का उद्गम कहां से होता है? तो देखो ये सीधा सीधा दिया है, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, बस इतना उठाकर रख दो, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। ठीक है, सिंपल सा। चौथा, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो ये देखो, यहां से उठाकर यहां तक लिख दो, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है, बस हो गया। पांचवा, इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है? तो ये देखो, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है, मतलब निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। निठल्ला का मतलब जो काम धाम ना करता हो, आराम से बैठकर खाता हो, नो टेंशन, जब तक है हम। चलो अब इसका आंसर लिखते हैं। जब भी इसको सॉल्व करें तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है, ये देखो, निंदा का डॉट 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 करके आपको ये होती है ऐसे लिख देना। देखो, निंदा का डॉट 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 करके होती है, हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो अब हम ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे। देखो, इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई, बट संदर्भ के रूप में लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। तो ये देखो पाठ का नाम, ये देखो लेखक का नाम, और ये पूरा आपका हो गया भैया किसका नाम, संदर्भ हो गया। एग्जामिनर बोलेगा ले बेटा ये ले, ले तू, 2 नंबर आपको पूरे देगा। एज अ संदर्भ लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा, मैं हरदम कहता हूँ। चलो दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आपको इसकी व्याख्या करनी है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बेबनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। आकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। तो इसको कुछ ऐसे हम लोग लिखेंगे, थोड़ा चेंज करके। देखो, लेखक कहता है कि इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला रहता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, उसे खाने के लिए अन्न नहीं उगाना पड़ता, फल पाने के लिए पेड़ नहीं बोने पड़ते तथा रहने के लिए बना बनाया महल मिल जाता है। भाई देवताओं को कुछ नहीं करना पड़ता, सब मिल जाता है। स्वर्ग में ये सभी चीजें स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी श्रम नहीं करना पड़ता। खाली रहने के कारण उसे अपनी अप्रतिष्ठा का डर बना रहता है, इसलिए वो किसी तपस्वी को तपस्या करते देखकर, किसी कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करते देखकर ही भयभीत हो जाता है कि कहीं यह अपनी कर्मठता से मेरे पद को न छीन ले, अतः वो उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। बस हो गया, 2 नंबर आपका ये भी कंप्लीट, नो टेंशन जब तक हैं हम। चलो ऐसे लिखोगे नंबर पूरे मिलेंगे। तीसरा, निंदा का उद्गम कहां से होता है? तो देखो, तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। यहां से उठाकर लिख दो, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो मैंने लिख दिया, एग्जामिनर ने भी ऐसे लिख दिया, ले बेटा इस पे तेरा ही हक है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, इसको हटाते हैं, 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो देखो ये मैंने लिखा है आंसर, यहां से मैंने लिखा है, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। तो लिख दो, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। बस हो गया मेरे भाई। ठीक है, चलो 2 नंबर इसका भी एग्जामिनर ऐसे देगा, भूल नहीं सकता। पांचवा, इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है? तो लिखा है, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। निठल्ला का मतलब जो काम धाम ना करता हो। अगर आप भी ऐसे घूमते हैं बिना काम काज के तो आप भी निठल्ले कहलाएंगे। तो देखो, निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है, 2 नंबर ये भी। पांचों का आंसर हमने लिख दिया, एग्जामिनर ने भी ऐसे लिख दिया रेड पेन से, ले बेटा ये ले। ठीक है, ऐसे नंबर आपको देगा, नो टेंशन जब तक है आपके भैया शुभम। ठीक है, चलो इसको भी मैं हटाता हूं और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। महत्वपूर्ण पद्यांश को अब हम लोग देखते हैं, पूरे 10 नंबर का। गद्यांश से थोड़ा अपर लेवल का हमारा पद्यांश होता है। देखो ये पद्यांश है, सेम वही प्रोसेस, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। और कैसे इसको लिखना है एग्जाम में जाकर वो तो मैं अभी बताऊंगा ही, लेकिन पहले इसको पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे की चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दो। देखो क्या है, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। मतलब होता क्या है, कैकेयी जी जो श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास भिजवाती हैं, तो वो अब श्री राम जी के पास पश्चाताप करने गई हैं। कैकेयी का अनुताप चैप्टर
का ये पद्यांश है और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो वहां पे सभा बैठी है, अयोध्यावासी भरत के साथ आए हैं श्री राम जी से मिलने। तो होता क्या है, कैकेयी स्वयं पश्चाताप करते हुए कहती है, निज जन्म जन्म मतलब जन्म जन्मांतर में सुने सुने जीव या मेरी आत्मा ये सुनती रहे, धिक्कार धिक्कार है उससे था महास्वार्थ ने घेरा, कि मुझे महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया। मतलब कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही है कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी प्राण यह सुनने को के लिए विवश होंगी कि अयोध्या की उस रानी को धिक्कार है जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया। फिर क्या होता है, वहां जो अयोध्या के लोग हैं, अयोध्यावासी हैं, वो और भरत के साथ क्या होता है, श्री राम जी कहते हैं, सौ बार धन्य वो एक लाल की माई। श्री राम जी की महानता तो देखो, वो कहते हैं सौ बार धन्य वो एक लाल की माई, मतलब सौ बार धन्य धन्य है वो एक लाल, एक पुत्र की माई, माई जिस जननी ने, जिस माता ने जन्म दिया है भरत सा भाई, भरत से भाई को। मतलब श्री राम जी और अयोध्यावासी कहते हैं कि वो माता तो सौ बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। श्री राम जी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब आगे देखो क्या है, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। मतलब पागल सी होकर प्रभु श्री राम जी के साथ वहां बैठी सभा चिल्लाती है, सौ बार धन्य वो एक लाल की माई, मतलब उस पुत्र की माँ तो सौ बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। अब क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अभी मैं बताऊंगा। तीसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म किए। चौथा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम जी उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वो माता तो सौ बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। तो प्रभु राम जी के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सौ बार धन्य है। देखो, इन क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे जब इसका आपको थोड़ा बहुत मीनिंग पता होगा, तभी आप दे पाओगे। इसको सॉल्व कैसे करें, तो ऐसे निज जन्म डॉट डॉट करके लाल की माई, फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड आपको लिख देना है। अब क्वेश्चन का आंसर देखो, फर्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो हम संदर्भ लिख देंगे खूब प्यारा सा, देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त। चलो इसको मैं हटा देता हूं, फिर हम बताते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ये कवि का नाम, ये शीर्षक का नाम दोनों हो गया, और ये दो नंबर आपके नाम हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। दो नंबर इसका भी कंप्लीट। ठीक है, नो टेंशन। तीसरा क्वेश्चन देखो, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। कैकेयी जो स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं, तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। लो बेटा, दो नंबर ये भी। देखो, अगर आपको हिंदी मीनिंग पता होगा ना, तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत आसानी से दे दोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मतलब एकदम हलवा है जिसको हम बोलते हैं गाजर वाला। ठीक है, चौथा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम जी उनसे क्या कहते हैं। अपनी महानता को श्री राम जी दर्शाते हुए कहते हैं कि कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो माते, वरन वो माता तो सौ बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। क्योंकि भरत जो थे वो 14 वर्ष का वनवास उनको नहीं भिजवाना चाहते थे, ये सब खेल कैकेयी जी का ही था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भारत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता
धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। और एग्जामिनर भी आपको बोलेगा ले बेटा 10/10 ले, नो टेंशन जब तक हैं हम। ठीक है, चलो ये भी आपका हो गया, इसको भी मैं हटाता हूँ। और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखते चलो, टॉपिक हम सारे आपको बताएंगे और ऐसे आपको 10 नंबर इसके लिए मिलेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो, महत्वपूर्ण पद्यांश भी हो गया, 30 नंबर कंप्लीट। अभी भी 20 नंबर हमें कंप्लीट करना है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अब लेखक का साहित्यिक परिचय हम लोग देखते हैं, किसी एक लेखक का हम ले लेते हैं। हम लोग लेंगे आज लेखकों में एक बहुत ही फेमस हमारे लेखक हैं, लेखक जी हैं, उनका आज हम साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। नाम है हमारे लेखक जी का वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इनको आज हम पढ़ने वाले हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी को। तो जब भी आप किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखें तो सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग आपको जीवन परिचय लिखना है। हेडिंग भी डाल सकते हो या एक बॉक्स बनाकर इनका जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा, मृत्यु, ये सब लिख सकते हो। फिर आपको साहित्यिक परिचय एक बहुत प्यारा सा लिखना है, 3 नंबर आपको इसी के लिए मिलेगा। फिर रचनाएं लिख दो, 5 नंबर आपका कंप्लीट, 2 इसका मिलेगा। तो देखो वासुदेव शरण अग्रवाल, सबसे पहले इनका छोटा सा जीवन परिचय पढ़ते हैं। देखो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ये आप ब्लैक पेन से लिख देना, ठीक है। ऐसे इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। बस इतना सा आपको लिखना है, इसको भी आप लोगों को ब्लैक से लिखना है। तो इनका जन्म जीवन परिचय जब लिखेंगे तो छोटा सा लिखेंगे, बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें मेनली लिखना है साहित्यिक परिचय। देखो साहित्यिक परिचय, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। देखो साहित्यिक परिचय में हमें वो लिखना होता है कि आखिर ये क्या थे, कैसी रचनाएं करते थे, किस प्रकार की रचनाएं करते थे, वो सब साहित्यिक परिचय में आपको लिखना होता है। ठीक है, इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध हैं। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। मतलब इन्होंने क्या क्या किया, हिंदी साहित्य के लिए इनका योगदान क्या है, ये सब साहित्यिक परिचय में लिखना है। 3 नंबर आपका इसके लिए कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय के लिए ही मिलता है। रचनाएं देख लो मेरे भाई, रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, 2 नंबर इसके लिए मिलेगा। निबंध संग्रह में पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। शोध प्रबंध में पाणिन कालीन भारतवर्ष इनका शोध प्रबंध है। आलोचना साहित्य में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन भी किया। तो ऐसे कुछ इनका साहित्यिक परिचय, रचनाओं के लिए 2 नंबर, दोनों मिलाकर एग्जामिनर ऐसे 5 में 5 आपको दे देगा अगर अच्छे से लिखोगे तो। ठीक है, तो ये हमारे लेखक का साहित्यिक परिचय था। आई होप कि आपको लेखक का साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है वो समझ में आ चुका होगा। अब हम चलेंगे एक कवि का साहित्यिक परिचय देखते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारी लिस्ट में, देख लो आप खुद ही, हमारी लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कवि का साहित्यिक परिचय। तो इसको भी अब हम देखेंगे। तो कवियों में मैंने एक बहुत ही फेमस कवित्री को लिया है, इनका नाम है महादेवी वर्मा जी। और ये कितनी फेमस कवित्री हैं शायद आपको पता ही होगा। ठीक है, दीप शिखा यामा ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। तो जीवन परिचय देखो, इसमें भी वही सेम प्रोसेस, पहले छोटा सा जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय। देखो साहित्यिक परिचय में आपको इनका परिचय तो लिखना ही है, साथ में अगर इनको पुरस्कार मिले हैं वो भी लिखना है, फिर रचनाएं। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इन्होंने एफए, बीए और एमए परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। आखिर 11 सितंबर 1987 को वो दिन आ ही गया जब ये महान लेखिका हम सबको छोड़कर चली गई। ठीक है, तो ये आपका हो गया
जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय देखो, महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है, मतलब ये ज्यादातर काव्य रचनाएं करती थी। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। मतलब चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को, महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। अब इनको सम्मान कितने मिले वो देख लो, ध्यान से समझो। भारत के राष्ट्रपति ने इनको पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की से, ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा 19 नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भैया कितना पुरस्कार इनको मिल चुका है, देखो, पद्म भूषण, सेक्सरिया, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती और ज्ञानपीठ, पांच पांच पुरस्कार इनको मिले हैं। शायद ही कोई पुरस्कार बचा होगा जो इनको ना मिला हो। इसी से आप एक आइडिया लगा सकते हैं ये कितनी फेमस कवित्री हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये इनका साहित्यिक परिचय हो गया। 3 नंबर एग्जामिनर ऐसे बहुत प्यार से दे देगा। रचनाओं को देख लो मेरे भाई, रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी वो देखते हैं। देखो, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। जैसे काव्य, काव्य में इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, दीपशिखा, यामा, इनकी बहुत फेमस फेमस रचनाएं हैं, ठीक है। यामा जो इनकी रचना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से भी, तो ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि, बस इतना लिख देना, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। काव्य मेनली ये काव्य रचनाएं करती थी, तो काव्य में मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन सी रचनाएं इनकी बहुत ज्यादा फेमस है। तो कुछ ऐसे अगर आप लोग इनका साहित्यिक परिचय लिखते हो तो आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है, बहुत छोटा भी नहीं लिखना है, मिनिमम 80 शब्दों में होना चाहिए। तो दोनों मिलाकर आपका 5 नंबर यहां पर भी कंप्लीट होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे अपनी कहानी पे। देखो, हमारा 40 नंबर का पेपर हो चुका है, 5 नंबर कहानी। अब कहानी को समझते हैं। कहानी में देखो 2-3 कहानी मैंने बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम अगर उनका बताएं तो एक आपका है पंचलाइट कहानी, ठीक है, पंचलाइट। एक है बहादुर, और दूसरा आपका होता है लाटी या ध्रुव यात्रा। कोई भी आप पढ़ सकते हैं, ध्रुव यात्रा को ही पढ़ लो, ध्रुव यात्रा पढ़ सकते हैं। 3 कहानी अगर आप पढ़ लेते हो ना, आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है मेरे भाई सारांश, मतलब कहानियों का सारांश, और दूसरा होता है उद्देश्य, ठीक है। मतलब जैसे आपको पंचलाइन कहानी का सारांश पूछ लिया जाता है या उद्देश्य पूछ रहा था, 2 पहलू होता है। तो आपको सारांश और उद्देश्य दोनों पढ़ना है। वैसे आज हम लेकर आए हैं बहादुर कहानी को, और इसका सारांश हम लोग पढ़ेंगे। बहादुर कहानी देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के समक्ष ये दिया गया है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना जरूर। तो हम पढ़ते हैं बहादुर कहानी क्या है आखिर। देखो, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। मतलब ये जो कहानी है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली की एक नौकर के साथ की गई अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। बदसलूकी जिसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा गड़बड़ व्यवहार जिसको बोलते हैं, उसकी ये कहानी है, ठीक है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाया है और कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। देखो होता क्या है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। मतलब लेखक की पत्नी जो निर्मला है, वो देखती है कि हमारे रिश्तेदारों के यहाँ नौकर हैं, सारा काम नौकर करते हैं, हमारे रिश्तेदार आराम से बैठे रहते हैं, मजे लेते हैं, तो वो भी सोचती है क्यों ना मैं भी एक नौकर रख लूं। अब इधर क्या होता है, बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का होता है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। वो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। वो सोचता है कि मेरी माता जी दुर्व्यवहार मेरे साथ करती है तो मैं शहर चला जाऊं, ठीक है, ताकि दुर्व्यवहार ना करे। लेकिन बच्चे को अभी ज्ञान नहीं है कि माता जो है या पिता जो है वो बिना किसी गलती के आपको नहीं डांटेंगे, बिना किसी गलती को दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। वो जब चला आता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि भाई अपने तो अपने होते हैं। यहाँ पे अभी देखना क्या होगा। और क्या होता है, निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। मतलब निर्मला को नौकर की जरूरत थी,
और बहादुर को नौकरी की, तो भैया उसके घर वो नौकर रख लिया जाता है। ठीक है, होता क्या है कि निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। होता क्या है कि निर्मला और उसके फैमिली वाले जो हैं बहादुर के प्रति पहले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बाबू सोना, ठीक है, जो भी जादू टोना है कहते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। होता क्या है, वो घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मतलब बहादुर घर का सारा काम करता है, फिर भी उसके साथ गाली गलौज की जाती है और मारपीट तक की नौबत आ जाती है। बताओ ऐसी। फिर क्या होता है, इतना ही नहीं, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अब बताओ, झूठी चोरी का इल्जाम भी उस पर लगाया जाता है कि भैया तुम चोर हो, तुमने चोरी की है, और उसको पीटा जाता है। देखो, आप उसके साथ गाली गलौज कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, तब तक तो बेचारा सह रहा था, लेकिन जब आप किसी चीज़ पर झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे ना, तो वो नहीं सह पाएगा, क्योंकि सबके अंदर स्वाभिमान होता है। तो होता क्या है कि वो अब वो घर छोड़ के चला जाएगा भाई, क्योंकि झूठी चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगाओ। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम की आदी हो चुके हैं। मतलब होता क्या है, अब परिवार के जो सदस्य हैं उसको ढूंढते हैं भैया, क्योंकि उसके कारण सब आराम की आदी हो चुके हैं। ठीक है, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है ना, तो उनके घर वाले सोचते हैं कि काश मिल जाता यार, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते, ऐसा नहीं बोलते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मारपीट नहीं करते। लेकिन कहा गया है ना कि परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया पछताने से कुछ नहीं होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जब बहादुर घर छोड़कर चला गया, तो भैया अब वो वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ऐसी ही है। अब बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। बहादुर में भी सहनशीलता, मतलब वो सह रहा था सारी चीज़ों को, और स्वाभिमान की भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है, और उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमारे लिए प्रिय है, हमें अच्छी लगती है। बस इतना सा आपको बहादुर कहानी के सारांश में लिख देना है, आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कहानी हो गई मेरे भाई। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खंड काव्य। देखो, खंड काव्य की अगर हम लोग बात करें तो ये जिला वाइज होता है। जैसे आप यूपी में जिस जिले से हैं, किसी में रश्मि रथी होगा, किसी में त्यागपति, किसी में श्रवण कुमार, किसी में मुक्ति यज्ञ, किसी में आलोक वृत्त। ठीक है, तो आपका अलग अलग सत्य की जीत। ठीक है, तो अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है। अब आप किस जिले से हैं, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट करके बता देना। मैं खंड काव्य इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मान लो अभी मैं त्यागपति पढ़ा दूं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा तो दूसरा है। तो स्वपठित, इसको आप खुद पढ़ो ना, खुद पढ़ो, खुद 5 नंबर कंप्लीट करो। जो आपके जिले में है उसको पढ़ लो, आपका 5 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो उसको पढ़ लेना आप लोग। बाकी सारे टॉपिक सबके सेम होते हैं, सिर्फ यही टॉपिक है जो जिला वाइज होता है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? 50 नंबर मैंने एक ही क्लास में कंप्लीट कराया आप सभी का भाई, इससे अच्छा क्लास आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग भैया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेंशन बिल्कुल मत लेना, एग्जाम आने दो, हम लोग हल्ला बोल के आएंगे, आग लगा के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।